Hi friends, I'm Neeraj Pandey. You are watching my YouTube channel Neeraj with Math GS. I am telling about cylinder. देखिए मित्रों, मैं यहाँ पे सिलेंडर के बारे में चर्चा करूंगा। सिलेंडर होता क्या है, सिलेंडर कैसे कार्य करता है, ये सारी बातें मैं करूंगा। और सिलेंडर अर्थात बेलन से कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, उस सब चीजों पे मैं यहाँ फोकस करूंगा। और देखिए, मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, 2 से 3 या 4 बहुत करूंगा तो 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन में ही सिलेंडर से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश इसमें बताऊंगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आपको ढेर सारे क्वेश्चन बताए जाए, सिर्फ मैं ये चाह रहा हूं कि आपको ऐसे चीज बताई जाए जिससे आपकी ये समझ सके कि कहां पर क्या लगता है, कौन सा फार्मूला कहां पे लगेगा, कैसे लगेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है बच्चों। यहां मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बेलन, बेलन आप देखें, एक तंबू एक बेलन का आकार का है। उदाहरण क्या है बेलन का, पहला एग्जांपल मैं लेके आया हूं। एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर तथा व्यास 4 मीटर हो तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर हो तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। बच्चों, कैनवस का आशय होता कोई कपड़ा मान लीजिए या कोई तिरपाल मान लीजिए, वो कपड़ा जिससे उसको ढका जा रहा है वो कैनवस होता है। और फिर आगे कह रहे हैं तंबू के भीतर हवा का आयतन, उस तंबू में कितना हवा भरा जा सकता है ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, चूंकि चित्र से ही समझ पाएंगे। सबसे पहले हम क्या समझते हैं, 2.4 मीटर व्यास का हम क्या लेंगे, एक 4 मीटर व्यास का हमें लेना है बच्चों। 4 मीटर व्यास का, ऐसे देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं ये 4 मीटर व्यास हुआ। ये क्या हुआ बच्चों, ये मैं मान लेता हूं कि ये कितना हुआ आपका 4 मीटर व्यास का एक बेलन बन के तैयार हो गया। अब यहां से इसका व्यास जो है यह कितना है, 4 मीटर है। टोटल कितना है, 4 मीटर है व्यास है। ये क्या है, डी बराबर 4 मीटर है। कितना है, डी बराबर 4 मीटर। और उसके बाद इसकी ऊंचाई जो कह रहा है, इसकी ऊंचाई h जो है बच्चों, h है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। और उसके बाद कह रहा है इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो शंकु का आशय क्या होता है, शंकु आप देखें जैसे जोकर की टोपी होती है, सेम उसी कंडीशन का क्या होता है बच्चों, शंकु होता है। यहां पे देखेंगे तो यहां देखिए ये आपका शंकु बन के तैयार हो गया, आपका ये शंकु बन के तैयार हो गया। तो आप शंकु लिए। अब देखिए शंकु में कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 मीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई देखिए, वो इसमें क्या है कि एक ऊंचाई होती है, क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई इसकी कितनी है बच्चों, तो तिर्यक ऊंचाई आपकी h बराबर कितना है, यहां देखा जाए तो तिर्यक ऊंचाई जो है वह आपका यहाँ पे पाई आर एल और h होता है। तो तिर्यक ऊंचाई मतलब l और हाइट मतलब h। तो यहाँ l बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा दिया हुआ है कितना, 2.8 मीटर। ये आ रहा है कि नहीं कैमरे में पूरा पूरा, ये चित्र स्पष्ट आ रहा है। देखिए यहां फिर क्या करना है बच्चों, देखा जाए L बराबर 2.8 मीटर आए, H बराबर 2.1 मीटर आए। इस प्रकार से आप चित्र देखिए। मेंसुरेशन में सबसे जरूरी होता है कि अगर आप चित्र बना लिए बच्चों तो मान लीजिए कि आपकी आधी सवाल सॉल्व हो चुकी है। अगर आप चित्र बनाने में ही कहीं ना कहीं कमी कर डाले हैं तो आपका सवाल नहीं आएगा, ये निश्चित है। देखिए मेंसुरेशन की सवाल लगाते समय जो विशेष पॉइंट होते हैं वो होता है, पहला पॉइंट है आपको एक सवाल को कम से कम 2 बार तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे ये प्रश्न है, इसको 2 बार आप पढ़िए, उसके बाद 2 बार में समझ में आ जाता है तो ठीक, नहीं एक बार और पढ़ लीजिए। जब तक समझ में नहीं आए तब तक चित्र मत बनाइए, और जब समझ में आ जाए तो पहले चित्र बना लीजिए। फिगर जैसे ही आप बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद बच्चों क्या होता है, यह आसान हो जाता है हमें क्या क्या करना है। अब देखिए हमें क्या कह रहा है कि एक बेलन, यहां से हम क्या करते हैं, इसको हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर हिंदी मीडियम के हम हैं तो हमें क्या लिखना होता है, हल। प्रश्न है तो प्रश्न का लिखेंगे हल संख्या 1 2 3 जो हमें करना होता है। अब हल करने के लिए एक तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर तथा व्यास 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतनी हो तो तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवस। सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है, तंबू बनाने में कैनवस। जैसे बेटा यहां अगर माना जाए तो हम अगर मान लें,
अगर हम इसको मान लेते हैं कि यह तंबू है, तो तंबू को हमें क्या करना होगा, इस प्रकार से ढकना होगा। तंबू को इस प्रकार से हमें क्या होगा, ढकना होगा। तो तंबू को चारों तरफ से ढका जाता है, उसका केवल एक चीज नहीं ढका जाएगा बच्चों, वो क्या नहीं ढका जाएगा, नीचे का भाग, क्योंकि वहां जमीन होती है, वहां क्या है, जमीन है। अलावा तो पूरा पूरा आप ढक देंगे, और जब पूरा ढक रहे हैं बच्चों, तो आपको वहां क्या निकालना होगा, अगर नीचे नहीं ढक रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, नीचे नहीं ढक रहे हैं तो आपको निकालना होगा वक्र पृष्ठ। क्या निकालना होगा, वक्र पृष्ठ। तो हमें सबसे पहला प्रश्न क्या है, यहां लिख लेना है, हम लिख लेंगे चूंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो जो दिया रहे बेटा, उसको हमें क्या करना होता है, लिख लेना होता है। चूंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, हमें कितना है, L बराबर दिया हुआ है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। और क्या दिया है, बेलन की, हमें बेलन की त्रिज्या, बेलन की क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है बच्चों। त्रिज्या R बराबर कितना दिया है, 4 मीटर। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/2, मतलब कितना है, 2 मीटर। उसके बाद बेलन का ही क्या है, हमें ऊंचाई है, बेलन का ही हमें क्या प्राप्त है, ऊंचाई प्राप्त है। तो ऊंचाई हम h बराबर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हमें दो दो चीजें h बराबर निकालना है, तो h बराबर हम क्या निकाल देंगे बच्चों, यहाँ h बराबर हम निकाल देंगे कितना, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। और एक चीज हमें पता है, चूंकि आगे कह रहा है कि 2.8 मीटर इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल कह रहा है, कितना कह रहा है, हमें प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बता दिया है। तो इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, यहाँ पूरा सवाल हमें लगानी होगी। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, इतना कर दिए। अब देखिए हमें हल करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमें सबसे पहला काम करना होगा, लिखेंगे चूंकि हमें क्या बनाना है, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवस। देखिए इसको सवाल को जितना आप लंबा चाहे लंबा कर सकते हैं, छोटा चाहे छोटा कर सकते हैं। हमें कैनवस चाहिए ना, तो हम लिखेंगे तंबू बनाने में, क्या लिखेंगे, तंबू बनाने में, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवस, प्रयुक्त कैनवस, प्रयुक्त कैनवस। अब देखिए बच्चों, यहां जब प्रयुक्त कैनवस होता है तो कैनवस कितने कितने चीजों से मिल रहा है, एक बेलन और एक शंकु। तो हमें क्या लिख लेना है, लिख लेना है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और प्लस लिख लेना है बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है, बेलन भी ढकना है, शंकु भी ढकना है। तो दोनों को ढकने के लिए हमें क्या चाहिए, इनका क्या क्या चाहिए, हमें इनका बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों सूत्र क्या होता है, 2πr/h। अब कारण क्या है, 2πr/h कहां से मिलता है कि 2π इसकी परिधि हो जाती है और इंटू ऊंचाई, परिधि गुणते ऊंचाई ही तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। और फिर शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वह हो जाता है बच्चों πr/l। क्या हो जाता है, πr/l। तो πr/l लेते हैं, तो यहां देखिए πr/l लेंगे, चूंकि पाई ये रहा आपका और πr/l, और इन देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे एक चीज और आपको कॉमन मिलता दिख रहा है, 2πr/h, और यहाँ क्या दिख रहा है देखा जाए तो यहाँ पे πr कॉमन हो जाएगा, तो 2π आप ले सकते हैं, 2h प्लस क्या ले सकते हैं, l, 2h प्लस l। इसका हम मान रख देते हैं। पाई का मान जैसे कि प्रश्न में दिया रहे तो ठीक है, नहीं दिया रहे तो भी ठीक है। आप चाहे तो इसको पाई के रूप में निकाल सकते हैं, नहीं 22/7 इसका मान हम रख सकते हैं, तो रख देंगे। पाई का मान क्या रख देते हैं, 22/7 रख देते हैं। और आर का मान हमें पता है, आर का मान हमें पता है। चूंकि देखिए बच्चों यहाँ आर दोनों जगह कॉमन इसलिए हो सकता है कि जो बेलन का त्रिज्या है उसी त्रिज्या पे तो शंकु अध्यारोपित है, इसलिए दोनों के लिए आर की वैल्यू समान होगी। अब देखा जाए बच्चों आर कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा 2, आर हो जाएगा 2। और एच का मान दिया हुआ है, एच का मान कितना दिया है, 2.1, और प्लस दिया हुआ है बच्चों कितना दिया हुआ है, यहाँ आप इसको चाहते तो वहां से काट भी सकते थे और फिर कर सकते 2.1 और 2.8, क्या कर सकते हैं 2.8 कर सकते हैं। क्या ये कटता दिख रहा है, अगर देखें
तो 21 28 जोड़ करके हम करेंगे, देखिए 22 बटा क्या कर देंगे 22 बटा 7 गुणित में 2 और फिर क्या करेंगे 8 1 9 हो जाएगा आपका, 8 1 9 हो जाएगा और 2 2 4, 2 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये हुआ 49, चाहे तो काट सकते हैं, 7 1 का 7 7 7 49, ये कट जाएगा आपका बेटा, आ जाएगा 0.7। अब 0.7 का हम गुणा किस में करेंगे, 7 का 22 में कर देंगे, 7 का 22 में करेंगे तो कितना होता है 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 14 ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा और दशमलव कितने अंकों के बाद 1 अंकों के बाद, तो इतना अगुणित में 2 हो जाएगा। इसके आगे भी गुणा कर देते हैं तो 2 4 8 आ जाएगा आपका और 2 पंचे 10 आ जाएगा, 10 का मतलब 0 और 2 1 का 2 2 1 कितना हो जाएगा 3, इतना आया। दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना है 1 अंकों के बाद, इतना आएगा आपका मीटर स्क्वायर। इतना क्या आएगा बच्चों 30.8 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा ये मान। अब देखिए यहाँ अगर पाई का मान हम नहीं रखते तो पाई का मान ये कुछ और आता, पाई का मान हम 22/7 रखेंगे। यदि पाई का मान दे दिया है कि 7/2 नहीं 3.14 रखना है तो 3.14 रखेंगे, नहीं तो हम क्या रखेंगे पाई का मान यही रखेंगे 22/7 ही। इतना तक समझ में आया होगा। अगला प्रश्न इसी के आधार पे है कि तंबू के भीतर हवा का आयतन, तंबू के भीतर क्या है हवा का आयतन है बच्चों, तो तंबू के भीतर हवा का आयतन हमें क्या कहेगा, देखिए यहां लिखेंगे। एक प्रश्न तो हमारा आ गया, दूसरा प्रश्न जो हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, तंबू के भीतर, तंबू के भीतर, तंबू के भीतर हवा का आयतन, हवा का आयतन। अब देखिए बच्चों हवा का आयतन, तंबू के भीतर हवा का आयतन मतलब यह तंबू पूरा ढका हुआ है, इसके अंदर मतलब बेलन में जाएगा और शंकु में जाएगा, अर्थात हमें क्या करना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस क्या कर देना है, प्लस कर देना है शंकु का आयतन, बेलन का आयतन प्लस क्या कर देना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कर देना है बच्चों। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज तो बहुत आसान से मिल रही है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अगर हम सूत्र देखें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है आपका, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो शंकु होता है वो क्या होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 ये भी होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच हुआ है आपका और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुआ। अब देखिए यहाँ तो आर आर तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन ए एच है ये एच है, अब ये एच किसका है उसका है शंकु का, तो शंकु वाले एच को हम एच डैश मान ले या H1 मान ले, क्या मान लेते हैं H1 मान लेते हैं, जिससे कि ये अलग अलग रहे, भिन्न भिन्न रहे बेटा। यहां देखिए हमें एच की वैल्यू तो नहीं पता है, हमें क्या है एच की वैल्यू नहीं पता है, तो एच की वैल्यू तो निकालना होगा। हम यहां लिखेंगे चूंकि शंकु के लिए, क्या लिखेंगे बच्चों शंकु के लिए, शंकु के लिए h बराबर h क्या है ये ऊंचाई है, h बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए अंडर रूट में देखें अगर आप तो एल स्क्वायर मतलब ये क्या होगा कर्ण है, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। अब देखा जाए बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा 28 का हम गुणा करेंगे, 28 का गुणा करेंगे तो 28 गुणते 28 अगर हम करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 28 गुणते 28 करें तो 8 अठाई 64 आ जाएगा, और देखिए 8 अठाई 64 आया, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 6 कितना होता है 32 6 38 होता है, 32 6 38 हो गया। और उसके बाद फिर क्या कर देना है 2 दूनी 4 4 3 7, 700 आपका 84। देखिए 784 आ गया, 28 28 में 784 होता है, लेकिन मैं आपके सामने इस तरीके से इसलिए गुणा किया कि आपको वर्ग ये कैसे गुणा किया जाता है, वर्ग कैसे किया जाता है ये भी पता चले। कैसे किया गया 8 अठाई 64 एक डिजिट लिख दिए, फिर 8 दूनी 16 और उसका वर्ग करना है तो 2 गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 6 38 8 आया। उसके बाद फिर ये जो अंक है 2 दूनी 4 4 3 कितना कर दीजिए 7, 784 आया, 784 माइनस क्या करेंगे आर कितना है आपका 2 है, 2 दूनी 4 आया।
2 दूनी कितना आया बच्चों 4। अब देखिए यहाँ पे h बराबर अगर निकाला जाए तो h बराबर आपका आ रहा है 780। h बराबर क्या आ रहा है 780 आ रहा है। तो h बराबर 780 हम यहां लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, चूंकि 2.8 का अगर वर्ग करते हैं तो 7.84 आएगा। 7.84 में घटाएंगे तो आपका देख रहे हैं ये कितना आ जाएगा 384 आपका आ जाएगा। तो 384 का आशय क्या है 3.84। तो 3.84 का इसका वर्गमूल निकालेंगे तो समथिंग 196 के आसपास आएगा। ये कितना आएगा समथिंग 196 के आसपास आएगा, ये वर्गमूल हुआ। अब देखिए बच्चों यहाँ यही वर्गमूल हम क्या करेंगे पुटअप करेंगे। तो देखिए पाई का मान पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर यहाँ कॉमन हम ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन लीजिए। एच प्लस 1/3 करिए 1/3 एच 1 कर दीजिए। अब आगे क्या करेंगे पाई का मान रखना चाहे तो रख दे 22/7 हो जाएगा। गुणित में आर का मान देखिए कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो 2 गुणित 2 करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। और इस एच का बेलन के एच का मान कितना दिया है 2.1 दिया हुआ है, 2.1 कर लीजिए प्लस 1/3 और गुणित में 1.96 रख दीजिए 1.96 रखेंगे बच्चों। तो आगे क्या आ जाएगा ये 22 करते हैं अगर तो 2 दूनी 4 और 22 चौक करेंगे तो 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22 चौक 88, 88/7 गुणित में अगर हम रखते हैं तो इसको काट देते हैं 3 का 3, अगर देखें तो 3 का 3 एक, चूंकि इसको हम दशमलव मान लेते हैं कि आगे चला गया तो 0 दशमलव करके दशमलव 0 लगा करके रखते हैं अगर हम, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। और ये कितना हुआ 19 हो गया तो 3 6 18 हुआ और बचा कितना 1 बचा 3 5 15 हुआ, फिर बचा 1 तो ये 3 हो जाएगा। अर्थात बच्चों यहाँ देखा जाए 2.1 प्लस क्या है 6 5 3 है तो 3 को छोड़ देते हैं हम, सीधे सीधे क्या कर देते हैं 2.1 है तो यहाँ क्या करेंगे 5 रखेंगे और 6 कितना कर देंगे 7, अर्थात 2.75 आया। 2.75 और बटे 7 है, इसको काटना चाहे तो हम काट भी सकते हैं और नहीं काटना चाहे तो इतना ही लिख देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों। ये किस में आएगा इतना मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब ये क्या होगी इसमें हवा भरी जाएगी। इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये आपको पूरा प्रश्न समझ में आया होगा, इसीलिए मैं बहुत स्लोली इसको पढ़ा रहा हूं कि एक एक चीज आपको समझ में आए। यदि आपको कहीं ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और उसका आपको आंसर जैसे भी हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अब इसके बाद मैं सेकंड सवाल लेके आता हूं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। देखिए अगला सवाल आपका है कि दिया हुआ है यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर व्यास की लकड़ी के बेलन में उसी आधार व उसी ऊंचाई का शंकु काटकर निकाल लिया जाता है तो शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए या निकालिए। बच्चों समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहा है ये प्रश्न कह रहा है यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेमी का, यहाँ हमें क्या बनाना होगा एक चित्र बनाना होगा। हम मान लेते हैं कि यह क्या है, यह मान लेते हैं यह 20 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका 20 सेंटीमीटर व्यास वाला, ये d बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर व्यास वाला एक हम बेलन बना लेते हैं। और इस बेलन में होता क्या है बच्चों, कह रहा है इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है। कह रहा है कि व्यास की लकड़ी के बेलन में उसी आधार या उसी ऊंचाई का उसी आधार, अब इसी आधार का क्या करना है हमें, उसी आधार व उसी ऊंचाई का शंकु काटकर निकाल दिया जाता है। आधार वही हो ऊंचाई वही हो, ऊंचाई भी वही हो तो हम क्या करेंगे देखिए इसमें शंकु काटेंगे तो बच्चों कैसे काटेंगे शंकु, देखिए अगर हम शंकु काटते हैं तो शंकु किस आकार पे काटेंगे, इस आधार पे शंकु हम काटते हैं। देखिए ये ऐसे काटेंगे शंकु और इसको हम लाएंगे इस प्रकार से, यही जोड़ेंगे बच्चों। तो ये हो गया आपका बीच वाला पार्ट शंकु। ये देखा जाए अगर हम ये देख रहे हैं तो ये हमारा बीच वाला पार्ट क्या दिख रहा है हमें, ये शंकु दिख रहा है। ये हमें क्या दिख रहा है बच्चों, ये हमें शंकु दिख रहा है। और अगल बगल हमारा क्या हो जाता है बेलन हो जाता है। तो हमें बच्चों निकालना क्या है, कह रहे हैं शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। तो देखिए
पूरा बेलन का, अब हमें क्या है कि पूरा बेलन जो है यही तो शेष ठोस का कह रहा है, मतलब कि इसको शंकु को निकाल दीजिए। शंकु को निकालने के बाद जो बच रहा है उसका क्या करना है, हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ। कैसे निकालेंगे, बेलन का हम क्या कर दें, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल दें और तब तो निकल जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, हल करते हैं, पहले लिखेंगे, हल में लिखेंगे बच्चों, पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। बेलन का और क्या है, बेलन का देखा जाए तो व्यास, त्रिज्या हम लेते हैं, हमारी त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो गई। और बेलन के साथ साथ हमें एल भी लेना है, तो एल निकालना है, तो एल निकालेंगे बच्चों। तो देखिए शंकु का एल निकालेंगे, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई हम निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई कितना निकालेंगे, चूंकि कह रहा है इसी ऊंचाई, इसका आधार जो है, ये ऊंचाई जो है जितना बेलन का है उतना है, अर्थात हमें एच बराबर यहाँ एल बराबर निकालना हो तो अंडर रूट क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो ये निकल के आएगा, यहां देखा जाए एच स्क्वायर बराबर कितना है 24, यहाँ कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24, 24 में 576 होता है और 10 10 में 100 होता है, तो 5 1 676, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 676, अर्थात ये वर्गमूल होता है 26 का। वर्गमूल किसका होता है, 26 का। अब देखिए हम वर्गमूल निकाल लिए, अब लिखेंगे चूंकि हमें क्या निकालना है, ठोस, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। हम लिखेंगे चूंकि शेष ठोस का, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए बच्चों संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या क्या निकालना होगा, हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए देखिए यहाँ पे ये पूरा है, ये क्या है, पूरा है, तो पूरे में से हमें क्या निकाल लेना है, देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले तो बेलन का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। देखिए शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से देखा जाए तो क्या है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और फिर क्या करेंगे, ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और साथ में क्या लेंगे, देखिए नीचे में तो इसका वृत्त का जो परिधि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आ चुका है, लेकिन ऊपर वाला छूट रहा है, तो ऊपर वाला हमें क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ऊपर वाला भी लेना होगा। अतः हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना होगा, हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे बेलन का, क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, ऊपर वाला जो आपका परिधि है, परिधि को भी ऊपर जो वृत्त है, वृत्त का भी क्षेत्रफल, चूंकि नीचे तो हम ले चुके हैं, ऊपर नहीं लिए हैं, ये भी लेंगे, क्या लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। यहां लिखना चाहें तो ऊपरी लिख सकते हैं, ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल ले रहे हैं बच्चों। तो आगे देखिए बेलन का क्षेत्रफल जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई आर एल हो गया। उसके बाद बच्चों अगर करें तो यहाँ वृत्त का जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इनमें से देखिए कुछ अगर कॉमन हो तो ले सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, सबका मान अलग अलग रख देंगे, लेकिन यही होगा, अलग अलग रखेंगे तो गुणा बार बार करना होगा, नहीं तो एक बार हम कर लेते हैं। देखिए पाई आर पाई आर पाई आर, सब जगह पाई आर है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा बच्चों 2h, यहाँ बचेगा l और यहाँ बचेगा r, यहाँ क्या बचेगा r। तो पाई आर को हम क्या कर देते हैं, पाई आर को पाई आर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 2h लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2h, और 2h का मतलब ये किसका है 24 है, यहाँ कर सकते हैं हम 2 गुणते 24 कर सकते हैं, 2 गुणित क्या कर सकते हैं 24 कर सकते हैं, प्लस l का मान कितना दिया हुआ है, l का मान हम निकाल चुके हैं 26, l का मान निकाल दिए हैं 26,
और प्लस आर का मान हम निकाल चुके हैं। आर का मान कितना है 10, तो आर का मान हम 10 निकाले हैं। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, इसको चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं 10 पाई, क्या लिख सकते हैं 10 पाई। तो 24 दूना कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, और 48 करें तो 48 10 58 हो जाएगा, और 58 10 68 10 78, 78 6 8 6 14 मतलब 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 84, अर्थात 84 में 10 का गुणा हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 840, 840 और यहाँ लिख दें पाई। ये कितना आया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया बच्चों। तो यहाँ आप 840 आया तो 840 पाई आया, तो 840 पाई चाहे लिख लें, और चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों 840 पाई, पाई की जगह क्या कर सकते हैं 22/7 हम मान रख सकते हैं। तो 22/7 अगर हम मान रखेंगे तो इसका मान कुछ और आ जाएगा, कुछ फर्क विशेष नहीं पड़ेगा। अगर हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 840 गुणते 22/7 ये कर सकते हैं। ये सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा करिएगा, जो भी आएगा वो लिख दीजिएगा। इस प्रकार से ये भी आपको समझ में आया होगा। अब अगला सवाल हम लेते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। देखिए बच्चों, आपका ये तीसरा क्वेश्चन जो लेके आया हूं मैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अक्सर पूछा जाता है इस प्रकार से, मान लीजिए ये प्रश्न नहीं, कोई ना कोई प्रश्न इस प्रकार से जरूर पूछा जाता है। वो क्या है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं है। 3 मीटर क्या है चौड़ा एक कुआं है, जिसकी गहराई 14 मीटर, वह नीचे कितना जाता है 14 मीटर नीचे जाता है। उसे खोदकर मिट्टी निकाली जाती है, अर्थात एक नया कुआं खोदा जाता है, जिसका क्या है, मान लीजिए मैं चित्र बनाता हूं। देखिए एक क्या है, ये कुआं है, ये क्या है एक इस प्रकार से बच्चों कुआं है, और यह कुआं कितना है, यह कुआं 3 मीटर व्यास वाला है। इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, और इसको नीचे तक 14 मीटर तक खोदा जाता है। 14 मीटर नीचे तक खोदा जाता है, और इससे मिट्टी निकाल ली जाती है, मिट्टी निकाल ली जाती है। और मिट्टी निकालने के बाद क्या करते हैं बच्चों, और कुआं के चारों ओर एक वलयाकार, मतलब क्या है कुआं के चारों ओर कह सकते हैं बच्चों, अर्थात इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से ही करेंगे तभी तो वलयाकार होगी चारों तरफ से। चारों तरफ से क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो रहा है, एक मिट्टी डाली जा रही है, चारों तरफ से डाल रहे हैं। अब इसके ऊपर दिख रहा है, ऊपर नहीं है, ये क्या है एग्जाम्पल मानिए, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को खोदा गया 14 मीटर गहरा मार्कर मतलब कुआं है। इस कुआं की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर है। अब इसके चारों तरफ मिट्टी निकाल करके इसके चारों तरफ इस पे क्या किया जाता है, अगल बगल ऐसे चबूतरा बना, जैसे गांव में जगत बनाया जाता है कुआं के बगल बगल, इंदारा के बगल बगल, वैसे क्या बना रहा है जगत बनाया जा रहा है, चबूतरा बनाया जा रहा है। तो चबूतरा बना रहे बेटे बच्चों, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखा जाए तो चबूतरा बनाने के बाद प्रश्न क्या है हमारा, चबूतरे की ऊंचाई बताइए। अब ये चौड़ाई बता दिया, कितना चौड़ा आपको चबूतरा बनाना है 4 मीटर चौड़ा आपको चबूतरा बनाना है, 4 मीटर चौड़ा। कितना मीटर चौड़ा आपको चबूतरा बनाना है 4 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाना है। और उसके बाद कह रहे हैं बच्चों कि आपको चबूतरे की क्या करनी है, ऊंचाई बतानी है। देखिए बच्चों, जब चबूतरा हम बना देते हैं तो होता क्या है कि चबूतरे को जैसे यहां से यहां हम चबूतरा बनाए हैं, तो यह कितना है कहा जा रहा है 4 मीटर। यह कितना है 4 मीटर। ये भी कितना होगा आपका 4 मीटर, और अंदर कितना है आपका, ये है टोटल 3 मीटर। ये कितना है टोटल 3 मीटर। और 3 मीटर में देखा जाए बच्चों तो 3/2 अगर आधा आधा बांट दें तो 3/2, अर्थात देखा जाए तो जो चबूतरा है, चबूतरे का जो त्रिज्या होगा, यहां हम लिख सकते हैं, लिखेंगे हल करेंगे तो लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे कि कुआं, लिखेंगे कुआं की त्रिज्या, कुआं की त्रिज्या, कुआं की त्रिज्या लिखेंगे बच्चों कितनी आर हम ले लेते हैं। तो कुआं की त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी, आर मानिए R1 मान लीजिए, R1 बराबर 3/2 सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर कर दीजिए। फिर क्या लिखेंगे, कुआं की ऊंचाई लिखेंगे, कुआं की ऊंचाई, ऊंचाई लिखिए या गहराई लिखिए, गहराई, तो गहराई h बराबर लिखेंगे बच्चों 14 मीटर। उसके बाद हमें क्या लिखना है, चबूतरा, क्या लिखेंगे चबूतरे, चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है,
ये हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और उसके बाद चबूतरे की क्या करनी है हमें, चबूतरे की क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई कहिए बच्चों, या फिर इसी को क्या कर सकते हैं, चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी है, 4 है। चौड़ाई कितनी है, 4 है। लेकिन चबूतरे की जो त्रिज्या होगी वह क्या हो जाएगी, यह केवल चबूतरे की चौड़ाई हुई। लेकिन यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, ये एक प्रकार से देखा जाए तो खोखला बेलन हो गया। ये कैसा हो गया, खोखला बेलन हो गया बच्चों। जैसे आप देखे होंगे खोखला बेलन के लिए आप इस प्रकार से हम बनाते हैं। देखिए, मानते हैं ये क्या है, एक प्रकार का हम इसको भी बेलन बना देते हैं। देखिए बच्चों, यहां ये क्या बन गया, अब ये खोखला बेलन बन गया आपका, ये बेलन बना। अब बेलन में क्या किया जाए कि बेलन में ऐसा इसको रख दिया जाए, ऐसे जैसे इसको इस प्रकार से अगर हम कर देते हैं और गोला कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। अब जब हम ऐसे कर दिए, इसको ऐसे डाल दिए, मान लेते हैं, या ऐसे ही जैसे ये खोखला गोला दिख रहा है, बेलन दिख रहा है। अब बेलन को जब किया गया तो इसके अंदर की जो त्रिज्या है वह कुछ होगी, इसके बाहर की त्रिज्या कुछ होगी। क्यों होगी, अब ये तो पेपर पतला पेपर है तो कम चौड़ा है, अगर ज्यादा चौड़ा होता तो इसके जो चारों तरफ से दीवार बनी है उसकी भी तो मोटाई होगी। अतः क्या हो जाएगी, बाह्य त्रिज्या अलग होगी, अंदर त्रिज्या अलग होगी। अंदर की त्रिज्या छोटी होगी और बाह्य त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी बच्चों। उसी प्रकार से ये कुआं जो हमारा है, तो कुएं के अगर इसका चबूतरे का बाह्य त्रिज्या हम देखें तो चबूतरे का केवल चबूतरे की चौड़ाई बताया जा रहा है। लेकिन जब हम यहाँ से इसका क्षेत्रफल वगैरह या चबूतरे की ऊंचाई वगैरह निकालनी है तो हमें क्या होगी, इसमें R1 R2 मान करके ही निकालना होगा। और इसमें क्या करेंगे, जब बाह्य त्रिज्या लेंगे तो बाह्य त्रिज्या में इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ना होगा और आंतरिक त्रिज्या क्या होगी, 3/2 होगी बच्चों। तो यहां हम लिखें, तो चबूतरे की चौड़ाई तो इतनी हुई, तो हम क्या कर सकते हैं, चबूतरे की क्या कर सकते हैं, चबूतरे की बाह्य रूप से या बेलन की ही कह सकते हैं, चबूतरा कहें या यहां हम बेलन कह सकते हैं। बेलन के बाह्य त्रिज्या कितनी होगी, बाह्य त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, यह हो जाएगी 4 + 2 3/2, अर्थात करें तो 4 दूनी 8 3 11 है, 11 बटा कितना हो जाएगा, 11 बटा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 11 बटा आपका 2 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहां तक तो ये केवल अभी नमूना तैयार कर रहे हैं। अब आपको हल करना है, तो आपको क्या लिखना है, पहले लिखेंगे आप कितनी मिट्टी निकाले, लिखेंगे चूंकि कुएं का आयतन, कुएं के मिट्टी का आयतन या निकाली गई मिट्टी, यहां क्या लिख सकते हैं, निकाली गई मिट्टी। क्या लिखेंगे बच्चों, कुएं से लिखिए, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी का क्या करेंगे, मिट्टी का आयतन। तो मिट्टी का आयतन कितना निकाले बच्चों, आप मिट्टी तो वही निकाले उसके वक्र पृष्ठ के बराबर निकाले हैं, क्या है, उसके वक्र पृष्ठ के बराबर हम निकाले हैं। तो देखा जाए तो अब वक्र पृष्ठ तो अंदर हुआ, उसके बाद नीचे से भी और ऊपर से पूरा निकाल लिए। तो इसके आयतन, तो बेलन का आयतन हमें पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, आपका बेलन का आयतन होता है πr² h होता है, πr² h होता है बच्चों। अगर हम πr² h कर देते हैं यहाँ पर तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। πr² h अगर हम कर दें तो वैल्यू तो आ जाना चाहिए, कितना आएगा, पाई का मान रखें, कट जाएगा, रख देते हैं 22/7 गुणित में r का मान कितना दिया, 3/2 दिया, 3/2 दिया, स्क्वायर करना है, 3/2 गुणित 2 कर दीजिए। h का मान दिया बच्चों 14, तो 7 × 1 = 7, 7 दूनी क्या कर दीजिए 14, और 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए। और क्या करेंगे आप, 2 से 11 को भी कट कर दीजिए, 22 को भी, फिर 11 × 33, 33 9 33 99, ये आया मीटर क्यूब, ये आया मीटर क्यूब आपका आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। अभी आपको क्या करना है बच्चों, अभी आपको निकालना है, यहां हम लिख देते हैं कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। उसके बाद लिखेंगे, अब हमें क्या करना है, कुएं से तो मिट्टी निकाल ली, अब हम क्या करेंगे कि इस बेलन का जो चबूतरा है, चबूतरे का पहले क्षेत्रफल निकालें। हम क्या करें,
चबूतरे का क्षेत्रफल निकाले तब हमारा आगे काम होगा। तो पहले निकाल लेते हैं चबूतरे का क्षेत्रफल। लिखेंगे चूंकि चबूतरे का क्षेत्रफल, देखिए बच्चों चबूतरा मतलब एक वृत्त हुआ। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, चबूतरा क्या है? खोखला है। चबूतरा क्या है? खोखला है, इसलिए हमें क्या करना होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। लेकिन ये ध्यान देना होगा जो बड़ा होगा उसको उसी में घटाना होगा। तो हम क्या करेंगे? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। यहां देखा जाए बच्चा तो हम क्या करेंगे? पाई पाई रख देते हैं अभी। R1 R2 हमारा कितना है? R2 हमारा 11/2 है, 11/2 है। तो 11/2 का 11 अगर हमें 121 हो जाता है और बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस करते हैं R1 हमारा क्या है? 3/2 है। तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा बच्चों? 9 और 2/2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको अगर हम आगे हल करें तो पाई पाई रहेगा, यहां देखा जाए तो 4 4 रहेगा और 21 में 9 को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो 11 में 9 जाएगा तो 2 आएगा आपका, और यहाँ 1 और फिर क्या आया बच्चों? यहाँ देखा जाए तो आपका कितना 11 हो गया था, यहाँ कितना हो जाएगा? एक आप करें 121 हो चुका था और 121 यहाँ हो जाएगा 12, 112/4 कर देते हैं। तो 112 बटा अगर हम 4 कर रहे हैं तो देखिए यहाँ क्या करेंगे? 22/7 हमें करना है। तो पहले तो इसको काट देते हैं, पहले इसको काट देते हैं। 4 दूनी 8 से काटते हैं, देखिए पाई का मान रख देते हैं 22 बटा हम 7 रख देते हैं, और ये 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचा 3, 32 हो गया, 4 अठे 32 आया, 7 1 का 7, 7 चौ 28 कर दिए बच्चों। अब देखिए इसको 22 चौ 88 आया, आपका कितना मान आया यहाँ पे? 22 चौ 88 आ गया। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है ये देखना है। अब हमें करना है बच्चों कि ये चबूतरे का क्षेत्रफल हो गया, ये क्या आ गया? कुएं के मिट्टी का। यहां तक प्रश्न आ रहे हैं, देखा जाए और नीचे। अब तो नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आता है बच्चों। हम इधर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? बगल में लिख देते हैं। पहले हमें क्या लिखना होगा? यहाँ चबूतरे का क्षेत्रफल तो आ गया। अब चबूतरे का क्षेत्रफल जब आया तो चबूतरे का हम आयतन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? चबूतरे का आयतन इधर लिख देते हैं। अगर ये दिख रहा हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इधर, इधर तो दिखेगा। हम लिख लेंगे चबूतरे का आयतन। क्या लिख लेंगे? चबूतरे का आयतन, या इधर हम लिख देते हैं, लिख देते हैं इधर चबूतरे का आयतन। चबूतरे का, चबूतरे चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा बच्चा? चबूतरे का क्षेत्रफल, चबूतरे का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई। चूंकि यही तो फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर तो यहां आप ले ही चुके हैं, अब क्या लेना है? एच लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं? पाई आर स्क्वायर एच मतलब 88 गुणित एच, 88 गुणित क्या कर देंगे? 88 गुणित एच कर देंगे। तो ये चबूतरे का आयतन आ गया। और हमें निकालना क्या है? चबूतरा कितना ऊंचा है। तो चबूतरा कितना ऊंचा होगा बच्चों? जितना हम मिट्टी निकाले हैं, मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, यही तो होगा। तो हमें क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे चूंकि कुएं से निकाली गई मिट्टी, क्या लिखेंगे? कुएं से निकाली गई मिट्टी, निकाली गई, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन। तो बच्चों यहां क्या लिखेंगे? हम आगे लिख सकते हैं कुएं से निकाली गई मिट्टी कितना है? 99 है। कुएं से निकाली गई मिट्टी कितना है? 99 मीटर क्यूब है। और इधर ये जो मान निकाला गया, ये क्या निकाला गया? 88 एच निकाला गया। ये बच्चों देखा जाए तो कितना निकाल दिए हम? 99, आप देख रहे होंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ 99 एच था आपका, और यहाँ क्या है आपका? 88 एच आ गया बच्चों। 99 एच आया, और फिर ये क्या आ गया? 88 एच आ गया है आपका। तो 99 एच में 88 एच का क्या करेंगे? हम भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू अगर निकालें तो एच बराबर क्या आएगा?
99/88, 99/88। इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, 11 से काटते हैं, 11 9 99/8, 9 बटा क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, 9/8 आता है। तो 9/8 को आप चाहे तो और हल कर सकते हैं। देखिए तो 9/8 को हम हल करें तो h बराबर क्या आएगा, 8 से अगर हम काटना चाहें तो ये कट जाएगा, 8 1 8, बचा कितना 1, तो 10 हो गया, 8 1 8, फिर बचा कितना है आपका यहाँ 2 बचा, तो 2 8 दूनी 16, फिर बचा आपका 40, 8 पंचे 40, अर्थात चाहें तो आप इतना मीटर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ क्या है कि अगर इस प्रकार का आपका प्रश्न आ जाए तो आप इसको करने के लिए बस यही करेंगे कि एक चबूतरा है या कुआं है तो खोखले जैसा काम कर रहा है, तो वहां सबसे पहले आप जितनी मिट्टी निकाली जाए उसको उसका आयतन कर दीजिए, और उसके बाद जो बगल में क्षेत्रफल, जो एक चबूतरा बना, चबूतरे का पहले क्षेत्रफल निकालिए, चबूतरे का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई कर देंगे तो आयतन हो जाएगा, और चबूतरे का आयतन बटे क्या कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं तो उसके अनुपात में कर दीजिए, जो निकाला गया क्षेत्रफल है उसका आयतन जैसे ही डालने अपान में करेंगे या बराबर में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी h की। इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन एक टाइप और है, हम बताते हैं आपको। देखिए बच्चों एक और प्रश्न आ जाता है इतना आपके बेलन से संबंधित, वो प्रश्न ऐसा होता है, कह देगा कि दो गोलों को, एक एग्जांपल हम मान लेते हैं, एग्जांपल कहता है दो गोलों को पिघलाया गया, दो गोला क्या होता है पिघलाया गया, और उससे क्या होता है एक आयतन क्या बेलन बनाया गया, क्या बनाया गया, एक बेलन बनाया गया। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें पूछ लेगा उसकी ऊंचाई बताइए। ऐसा प्रश्न देगा कि जितना गोले की त्रिज्या है वही बेलन की भी त्रिज्या है, इस प्रकार से कह देगा, और आपसे कह देगा कि आप इसका क्या करिए, ऊंचाई बताइए, तो आप बता सकते हैं। या ऐसा कह देगा कि एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि 20 सेंटीमीटर एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाया जाता है, अब पिघला करके उसको कह सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, एक बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई कुछ दे देगा, ऊंचाई सामान्य दे देगा 2-3 सेंटीमीटर। तो बताइए इससे कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए ऐसे कोई भी प्रश्न आए बच्चों, इसका सबका एक ही जवाब होता है कि जो भी कह रहा है इसको पिघलाया जा रहा है तो उसको जो भी त्रिज्या है, जो भी आयतन है उसको एक तरफ लिखिए, बराबर में क्या लिख दीजिए, बेलन का लिख दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं अपने मन का लेकर के, उसके बाद और आप अपने से करिएगा, किताबों में करिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने को तैयार हूं। देखिए बच्चों मैं कह देता हूं, एक गोला है, एक क्या है, गोला है, गोले का आयतन, गोले की त्रिज्या r बराबर मान लीजिए कितना है, 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है इसका क्षेत्रफल जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हम इसको ले लेते हैं, छोटा लेंगे, जैसे कि r बराबर मान लेते हैं 4, r बराबर कितना मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। 4 माने बच्चों, या तो हम क्या कहते हैं r बराबर ले लेते हैं 3, r बराबर क्या ले लेते हैं 3। तो कह रहे हैं कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, इसको पिघला करके ये इधर ले लेते हैं बेलन, एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक हम बेलन बनाते हैं, तो उसका ऊंचाई बताइए, इसकी अगर r इसका इतना रहे तो इसकी ऊंचाई बताइए। तो ये प्रश्न आ गया, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि गोले का आयतन, क्या लिखेंगे, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्या लिख देंगे, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन लिखे बच्चों, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर h होता है। तो 4 देखिए पाई से पाई को हम क्या कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं, पाई से पाई आपका कट गया, 4/3। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, 4/3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, और यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर कितना है 2 गुणते h हो जाएगा। 1 3 से 3 को भी काट सकते हैं आप, और देखा जाए तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 2 से 4 को काट सकते हैं। तो h बराबर आपका क्या आ गया 3 त्रिका 9,
यहाँ प्रश्न आपका उत्तर आ गया h बराबर 9। अगर 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाए तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर। एक प्रकार का प्रश्न हुआ। दूसरे प्रकार का प्रश्न यही बन सकता है कि अगर कह दिया जाए, इसका आंसर इतना है, अगर कह दिया जाए बच्चों कि अगर ये कह दिया जाए कि 3 सेंटीमीटर, क्या कह दिया जाए कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है जिसको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन बनाया जाता है और h बराबर उसका क्या हो जाए? h बराबर 3 हो जाए। h बराबर कितना हो जाए? 3 हो जाए। तो बताइए कि उससे एक गोले से पिघला करके कितना बेलन बनाया जा सकता है? तो यही प्रश्न होगा। यहां हम रख देंगे h की जगह क्या रखेंगे बच्चों? यहां h की जगह हम क्या रख देंगे? h की जगह देखिए आप रख देंगे, h की जगह क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। तो h की जगह 3 रखेंगे जैसे ही, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा? ये कट के आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कट के आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? यहां देखिए आंसर आ जाएगा 3। अब 3 कैसे आ रहा है ये भी देख लीजिए। देखा जाए अगर यहाँ पाई से पाई तो आप काट ही दिए हैं, नहीं तो देखिए 4/3 पाई r क्यूब करते हैं तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 गुणते 4/3 पाई आया इधर का मान, और उधर का मान क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 तिहाई 12 पाई। कितना आया? 12 पाई। पाई से पाई को क्या कर दीजिए आप? कैंसिल कर दीजिए। पाई से पाई को आप कैंसिल कर दीजिए। तो यहां से देखें अगर काट करके तो क्या करेंगे? 12 36, ये इधर आएगा आपका 36 और इधर आएगा 27 गुणते 4 करते हैं तो ये 1 3 से 3 आपका कैंसिल भी होने वाला था। तो चलिए 4 से अगर हम काटते तो 4 1 का 4, 4 9 36, 9 कट गया अर्थात यहाँ 27 आया। 27 बराबर, अब यहाँ संख्या कुछ मान लेते हैं हम, n मान लेते हैं कि n बन रहा है तो n बराबर कितना आएगा? जैसे ही काटेंगे तो n बराबर आ जाएगा बच्चों 27 बटा कितना आ जाएगा? 9 अर्थात n बराबर आया 3। तो देखिए इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे और इस क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक कर लेंगे। देखिए जहां भी आपको दिक्कत हो मुझे बताइएगा। अब कल मैं कुछ अलग जो भी आपको आपकी डिमांड होगी, बच्चों की डिमांड होगी, वो चैप्टर लेके आऊंगा। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।